अच्छा भाई, हमारा जो लास्ट लेसन था दैट वाज ऑन द आइडिया ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिविटी के अंदर आई बिलीव वी कंप्लीटेड टिल द क्वेश्चंस। हमने इसके हाफ लाइफ वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। we were through the GM tube and अब हमें जरा डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर के ऊपर गुफ्तगू करनी है। एक आध तो छोटी छोटी बातें रह गई, उसको डिस्कस करके फिर न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शन पे हम आ जाएंगे। अच्छा भाई, हम बात करते हैं मेरे बच्चे आज के लेसन के अंदर जरा डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर की। देखो, देर आर लाइक अ फ्यू वेज जिसके थ्रू यू कैन फिगर आउट कि आपके पास जो एमिशंस हो रही हैं वो अल्फा है, बीटा है या गामा रेडिएशन है। ठीक है, तो उनको फिगर आउट करने के लिए कि वो रेडिएशन अल्फा बीटा गामा में से कौन सी है, वी हैव अ वे कॉल्ड डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर। डिफ्यूजन क्लाउड चेंबर इज बेसिकली as kind of like a cylindrical या एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसके अंदर आपने अल्कोहल वेपर्स भरे हुए होते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मिस्टी सा हुआ होता है। जैसे मिस्ट होती है ना, धुंध जिसको उर्दू में बोलते हैं, तो वो मिस्टी सा हुआ होता है। और उसके अंदर आप प्लेस करते हो अपनी रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की सोर्स, जिसमें से अल्फा बीटा ये गामा रेडिएशंस की इमिशन हो रही होती है। जब ये रेडिएशंस आपके उस अल्कोहल वेपर्स में से पास होती हुई जाती हैं तो वो उन वेपर्स को करते हैं आयनाइज, जिसकी वजह से उन रेडिएशंस का एक ट्रैक प्रोड्यूस होता हुआ नजर आता है। मतलब अल्फा पार्टिकल जहां से गुजरेगा तो उस ट्रैक का आप एक तरह से पूरा ना एक अलग शैडो टाइप का ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा भाई इन जगहों से अल्फा पार्टिकल्स पास होते हुए। तो हमारे पास ना हम उन ट्रैक्स को देख के ये पहचान लेते हैं कि वेदर इट वाज एन अल्फा और अ बीटा और अ गामा दैट वाज emitted फ्रॉम योर सोर्स। एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको इन पैटर्न्स की पहचान होनी चाहिए। मतलब यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्फा बीटा एंड अ गामा बाय लुकिंग एट दीस कैलोकेट ट्रैक्स। अल्फा के बारे में ये बताया जाता है कि भाई अल्फा का जो ट्रैक होता है दे आर शॉर्ट बट स्ट्रेट। सी, शॉर्ट एंड स्ट्रेट ट्रैक्स, ये अल्फा पार्टिकल की आपके पास खास बात होती है। ये शॉर्ट स्ट्रेट इसलिए बनाता है क्योंकि अल्फा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है ना, उसकी रेंज भी बहुत छोटी सी होती है, तो अल्फा कैन नॉट ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो इट फॉर्म्स शॉर्ट ट्रैक्स बट स्ट्रेट वंस। स्ट्रेट इसलिए क्योंकि अल्फा इज अ वेरी हैवी पार्टिकल। These alcohol vapors are like it's not easy for these alcohol vapors to deflect an alpha particles from its track. तो अल्फा पार्टिकल सीधा निकलता है, बिल्कुल स्ट्रेट रिजिड, लेकिन छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है, जिसके बाद यू नो कि भाई अल्फा डजंट रिमेन एज अल्फा। उसके बाद हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल्स के बारे में ये होता है द ट्रैक्स आर नॉट स्ट्रेट क्योंकि बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना रिजिड मामला नहीं होता उनकी मोशन का। द मोशंस अफेक्टेड, अल्कोहल के सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस आराम से हो जाते हैं जब वो आयनाइज होते हैं, तो उनका ट्रैक थोड़ा ज्यादा क्लियर और विजिबल नजर आता है। तो आपके पास these tracks are comparatively longer but थोड़ा सा वेवी से, see they are long plus curvy tracks because beta particles are generally like affected by the alcohol vapors in the surrounding, वो आगे पीछे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसका। गामा रेडिएशन तो बेचारे आयनाइज ही बहुत कम करते हैं क्योंकि दे डोंट हैव एनी चार्ज, तो उनके ट्रैक्स भी इतने अच्छे नहीं बन पाते। गामा रेडिएशन जनरली के बाद थोड़ा बहुत कहीं कोई आयनाइज हो गया तो हल्का फुल्का कोई ट्रैक दिख गया तो दिख गया। तो इस तरह के गामा रेडिएशंस के ना ट्रैक्स आ रहे होते हैं कि वेरी शॉर्ट एंड ब्रोकन
प्लस कर्वी। ये गामा रेडिएशंस की पहचान होती है कि भाई आपके सोर्स में से गामा एमिट हो रहा था। इन चीजों के बाद अगली चीज हमारे पास हमारा स्टोरेज रेडियो एक्टिव रेडिएशन का। रेडियो एक्टिव सैंपल्स को स्टोर करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि सराउंडिंग में रेडिएशन का एक्सपोजर जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए या सराउंडिंग में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी हेल्थ के लिए हैजर्डस होता है। तो हम अमूमन ये करते हैं कि वी कीप आवर रेडियो एक्टिव सैंपल्स नॉट इन लाइक ओपन एयर, वी कीप इट इन अ लेड ब्लॉक। अच्छा, लेड के बारे में वी ऑल नो कि भाई इट इंश्योर्स नन ऑफ द रेडिएशंस एक्चुअली आर एबल टू एस्केप ना। वो अल्फा बीटा गामा सबको ही रोक देता है। तो a 4 centimeter or a 5 centimeter thick lead block ensures that whatever is inside is not able to come out of it. So we always keep our radioactive samples in मतलब lead lined blocks. Secondly, हम इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि we don't carry any eatables or drinkables in the vicinity जहाँ पे radioactive samples रखे हुए हैं, क्योंकि our food can get contaminated. We wear proper clothing, we wear gloves, we don't handle radioactive atoms just by holding with our hands ना। हम उसके लिए चलो कि क्लिपर्स वगैरह के थ्रू इस्तेमाल करते हो, सही प्रॉपर हैंडल्स वगैरह उसको यूज करते हो उसको होल्ड करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने के लिए मास्क वगैरह यूज करते हो, सही, ताकि आप इस तरह के रेडियोएक्टिव सैंपल्स के एक्सेसिव एक्सपोजर से बच सको। कुछ ना कुछ तो चलो हो ही जाता है, लेकिन एक्सेसिव एक्सपोजर एटलीस्ट ना हो चाहिए आपके। There are a few uses of radioactive substances जिनके बारे में नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनी एलिमेंट और सो, लेकिन हाँ जनरली रेडियोएक्टिव सैंपल्स कैन बी यूज्ड at different places. And for that, I want you guys to give these few uses a read, see, and see if you can imagine कि भाई अच्छा ठीक है, how are these radiations generally used? जैसे we all know कि gamma radiations are there in chemotherapy to treat cancerous cells in human body ना। gamma radiations expose करवाया जाता है, तो रेडियोएक्टिव रेडिएशन है, लेकिन हाँ उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर उसकी एप्लीकेशन आती है। इसी तरह यू कैन यूज अ थिकनेस गेज और क्रैक डिटेक्शन के अंदर रेडियोएक्टिव सैंपल्स को, क्योंकि उसमें होता ही है कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर पेपर अगर जैसे गुजर रहा है यहाँ से, तो यू हैव अ रेडियोएक्टिव सोर्स एंड अ जीएम ट्यूब बीनीथ इट, और बीच से वो पेपर पास होता हुआ जा रहा है जिसकी थिकनेस को कंट्रोल किया जा रहा है यूजिंग रोलर्स। तो अगर बाय चांस ऐसा हो कि पेपर थिक हो जाए, तो होगा ये कि जो रेडिएशन इसमें से पास हो पा रही है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि थिक पेपर जो है वो ज्यादा रेडिएशन रोक सकता है। तो नतीजा ये होगा कि आपके पास जो रेडिएशन पास हो रही होंगी उसकी क्वांटिटी में ड्रॉप आएगा, तो आपकी जो रीडिंग है वो गिरना शुरू हो जाएगी। यहां से फिर आप यूजली ऑटोमेट कर देते हो कि अगर रीडिंग इस पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे आ गई, का मतलब पेपर कुछ ज्यादा ही थिक हो गया, तो वो कमांड भेजता है पीछे रोलर्स को कि भाई थोड़ा सा और फोर्स लगाई जाए, तो वो करीब आ जाते हैं और पेपर को थिन करना शुरू करते हैं। तो आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू इस बात को कंट्रोल करवा सकते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी थिकनेस किस तरीके से वेरी करे। ये आपके पास मेटल्स वगैरह के लिए भी यूज हो सकता है। ये पेपर की एग्जांपल देके आपको सिर्फ समझाया गया। इसी तरह देयर इज कॉल्ड समथिंग एज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग को दूसरे अल्फाज में आर्कियोलॉजिकल डेटिंग भी कहा जाता है, जिसके थ्रू आप ये फिगर आउट करते हो कि अगर कोई प्री हिस्टोरिक स्टफ आपको मिल रहा है या कोई भी आर्टिफैक्ट आपको जमीन से अंडरग्राउंड कह लो कि मिल रहा है, तो वो कितने सालों पुराना है। तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप एक पर्टिकुलर एटम का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स एन आइसोटोप ऑफ कार्बन कॉल्ड कार्बन 14। सो कार्बन 14 इज बेसिकली एन आइसोटोप ऑफ कार्बन जिसके अंदर नॉर्मल कार्बन से 2 न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो उसका न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। तो plants and trees they actually absorb C14 when they're alive, and when their fossils are analyzed, the quantity of C14 is determined as this isotope of carbon is radioactive.
एंड इट्स क्वांटिटी डिक्रीजेस विद टाइम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है, जो कार्बन 14 की परसेंटेज होती है, वो गिरती चली जाती है। एंड बाय लुकिंग एट इट कि भाई इतनी परसेंटेज होनी चाहिए थी नॉर्मली, सही इतनी परसेंटेज होनी चाहिए थी नॉर्मली, और वो ड्रॉप होके इतनी हो गई है। मिसाल के तौर पे द परसेंटेज शुड बी 10% एंड नाउ इट्स 6%। तो यू कैन यूज दिस टू फाइंड आउट कि हाउ लॉन्ग ऑफ अ टाइम इज स्पेंट बिफोर दिस कह लो कि परसेंटेज ड्रॉप फ्रॉम 10 to 6। इसके थ्रू आपको अंदाजा हो जाता है, अच्छा भाई ठीक है, इट टुक लाइक अ मिलियन ईयर्स, और फॉर एग्जांपल दीज मेनी 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स, जिसमें आपके पास ये कार्बन परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक आई। और यहीं से पता चलता है कि अच्छा भाई दिस मैमल और दिस आर्टिफैक्ट और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज एक्चुअली दीज मेनी इयर्स ओल्ड। ये डायनासोर्स वगैरह के बारे में जो हरकतें हुई हैं वो इसी पर्सपेक्टिव से हुई हैं। इज माय वॉइस लैगिंग मेरे बच्चों? क्योंकि हमजा का मैसेज आया कि भाई वॉइस इज लैगिंग। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। ये तो क्लियर। ठीक है हमजा बेटा, अपना इंटरनेट चेक कर लो, हो सकता है कि वो फ्लक्चुएट कर रहा हो। अच्छा, इसी तरह गैमा रेडिएशन के थ्रू स्टेरलाइजेशन भी की जाती है, जर्म्स किलिंग के लिए होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड क्वांटिटी में। ये नहीं कि आप गैमा रेडिएशन से भरपूर एक्सपोजर करवाना शुरू कर दें उस चीज का, यू डोंट डू दैट। एंड इसी तरह ट्रेसर्स। अच्छा, ट्रेसर्स क्या होते हैं? ट्रेसर्स ना एक ऐसे चीज को कहा जाता है जिसमें से कोई सिग्नल निकल रहा हो और आप उस चीज की मूवमेंट को ट्रैक कर सको। जैसे हम अपनी अपनी गाड़ी में ट्रैकर्स लगाए हुए होते हैं, सही, तो उसमें से कंटिन्यूअसली हमें पता चल रहा होता है कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है। तो ट्रेसर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, और उनके साथ में एक रेडियो एक्टिव एटम को जोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें से कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकलती है, और जहां जहां वो मॉलिक्यूल जाए, इसमें से निकलती हुई रेडिएशन हमें बता सके कि भाई ये मॉलिक्यूल अभी बॉडी के अंदर कहाँ मौजूद है। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल इवेलुएशन वगैरह करने के लिए, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी, मैं चाहूंगा इन पांचों पॉइंट्स को एक बार रीड कर लो, ताकि फिर मैं आगे की तरफ इसको लेके चलूँ। जी बेटा, वी हैव डन इक्वेशंस ऑफ एमिशन। वी डिड दैट ना, हमने ये किया था इक्वेशंस ऑफ एमिशन समझाने के लिए। पॉइंट टू बेटा, थिकनेस गेज का इस्तेमाल होता है ना। थिकनेस गेज में आपके पास रेडिएशंस पास हो रही होती है पर्टिकुलर मेटल से या किसी शीट ऑफ पेपर से, या जिसकी भी थिकनेस को आपको मॉड कह लो कि कंट्रोल करना होता है। तो अगर पेपर ज्यादा थिक हो जाता है तो रीडिंग्स गिर जाती हैं, क्योंकि वो रेडिएशंस को बहुत सारे रोक देती हैं। तो जब रीडिंग गिरती है तो इसका मतलब ये है कि आप पीछे सिग्नल भेजते हो कि भाई आप अपने रोलर्स को एडजस्ट किया जाए, ताकि पेपर की थिकनेस वापस नॉर्मल हो सके।
ठीक है। अब हैजर्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी में आप लिख सकते हो भाई, कैटरैक्ट्स हो गया, आपके पास कैंसर डेवलपमेंट हो गई, डीएनए म्यूटेशंस हो गई, से ट्यूमर डेवलपमेंट्स हो गई। इस तरह की चीजें जो है वो आपके पास कह लो कि रेडियो एक्टिविटी के हैजर्ड्स में होती है। जैसे सी और एयर कंटामिनेशन हो गई, जिससे आपकी एक्वेटिक लाइफ और कह लो कि जो वाइल्ड लाइफ है वो अफेक्ट हो रही होती है। मेरे बच्चे, इनको जनरली वैसे लिखने के लिए नहीं पूछा जाता, इनके थीम्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं अक्सर। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं जरा अपने न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में वी टॉक अबाउट टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, अ फ्यूजन एंड अ fission. Fusion reaction is one when two small nuclei join and form a larger, more stable nucleus. Whereas fission is when a large, unstable nucleus breaks into smaller, more stable nuclei. मतलब fusion में your nuclei fuse, they join together, and fission में they disperse, see, they break down into smaller fragments. दोनों ही कह लो कि आपके पास क्वेश्चंस के लिहाज से आते हैं, लेकिन अगर आप एनर्जी के एतबार से पूछो, इन दोनों से एनर्जी रिलीज होती है, एंड वी आर ट्राइंग टू लाइक हार्नेस एज मच ऑफ द एनर्जी एज पॉसिबल। पहले हम बात करते हैं सिर्फ फिजन रिएक्शंस के ऊपर। अच्छा, फिजन रिएक्शन में फिजन रिएक्शन के अंदर अ लार्ज न्यूक्लियस, जनरली वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है हमारा, सही, अ लार्ज न्यूक्लियस जनरली आप रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यूज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ना अनस्टेबल होता है। तो a large nucleus breaks into smaller, more stable nuclei, releasing energy. There's a nuclear reaction in which a large unstable nucleus breaks into smaller, more stable nuclei, releasing energy. अगर आपसे डेफिनेशन मांगी जाए फिजन रिएक्शन की, तो आप इस तरीके से उसे डिफाइन करें। लेकिन this reaction doesn't happen on its own, you have to initiate it, and the reaction is initiated by inserting a slow neutron inside it. न्यूट्रॉन इज यूज टू एक्चुअली ट्रिगर दिस रिएक्शन, क्योंकि देखो मामला ये था, द यूरेनियम और द न्यूक्लियस जिसके साथ आप ये फिजन रिएक्शन करने जा रहे हो, दैट न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिव, मतलब वो ऑलरेडी अनस्टेबल था, जितने पार्टिकल्स उसमें थे वो उसी को होल्ड नहीं कर पा रहा था, आपने एक न्यूट्रॉन और इंसर्ट कर दिया उसके अंदर। तो व्हाट हैपेंस इज दैट न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड एन एक्स्ट्रा पार्टिकल एंड इट बर्स्ट्स आउट इनटू इट्स स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट के छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में जब वो अपने आप को ब्रेक करके छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को आप इन द फॉर्म ऑफ हीट इस्तेमाल करते हो और अपने पावर स्टेशन चलाते हो, या एक ज्यादा मसला हुआ तो एक्सप्लोजन करवा देते हो, बम बम बना लेते हो। तो दिस रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय इंसर्टिंग अ न्यूट्रॉन इनटू द अनस्टेबल न्यूक्लियस। एग्जामिनर कैन एक्सपेक्ट us to kind of like balance an equation। अब वो कैसे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। Imagine this reaction is given to you and it's one of the fission reactions that actually can happen.
कि भाई you got uranium 92 to 35 and you inserted a neutron inside of it. Neutrons have a proton number of 0. Obviously, there are neutrons. They don't have any proton with them. But their mass number is 1. क्योंकि mass number is the sum of protons and neutrons. तो न्यूट्रॉन का अपना मास नंबर 1 तो आएगा ही आएगा. Now, when a uranium nucleus receives a neutron, it breaks down into 3 parts: barium, krypton, and 3 more neutrons. Now, you don't need to remember. Yes, a uranium will break into barium and krypton. You don't need to remember any of it. See, but what examiner expects us to do is to be able to balance. For example, an equation is given जिसमें a uranium, when inserted with a neutron, breaks into xenon, strontium, and x number of neutrons. See, and x number of neutrons. अब होता क्या है यहाँ पे? To find out the value of x, मैं mass number का यूज करूंगा. मुझे पता है mass number conserved होता है. In any nuclear reaction, mass number is conserved. Proton number and mass number both are conserved. If I use a mass number, I'll say 235 plus 1. ये आ गया mass number on the reaction side. 144 plus 90 plus x into 1. ये हो गया mass number on the right hand side. 140 for xenon का, 90 strontium का, and I have like x neutron. Now what I can do is I can add these numbers up. They're like 236 equals to 144 plus 90, 234 plus x. So x turns out to be 2. Means in this nuclear reaction, you're going to have 2 neutrons produced. तो याद रखने की जरूरत नहीं थी. All you need to know is to how to figure this number out. तो आपके पास याद होना चाहिए आपको भाई कि whenever a nuclear reaction occurs, proton number and mass number both are conserved. Now I want you to try out this technique on the equation written below and try to figure out the value of x and the value of y. Fusion releases the most. अभी आगे उस चीज पे हम बात करेंगे. But all of them are basically equations. There is no particular general equation. It's basically one nucleus reacting with a neutron and turning into 2 different nuclei and a few amount of neutrons. After the completion of syllabus, beta file. ठीक है भाई. तो you figure out the value of y and x. Mass number को use करके y मिला होगा. 235 plus 1 equals y plus 90 plus 2 neutrons. तो यहाँ से आपको y मिल गया होगा. That would have been 236 minus 90 minus 2. Y would have been 144.
इसी तरह प्रोटॉन नंबर यूज करके आपको x मिला होगा 92 प्लस 0 55 प्लस x। वहां पे न्यूट्रॉन का 2 इंटू 0 ही करते तो फायदा नहीं है। That will be 92 minus 55 gives me 37. So you can have equations like these for your questions. उसके बाद क्या आता है भाई, why do you prefer inserting a neutron rather than a proton or an electron? There are simple reasons. देखो प्रोटॉन तो इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन is a positively charged particle. It's pretty difficult to insert a proton in a nucleus. क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो रिपेल ही होकर भागता रहेगा। तो you need tremendous amount of energy for a proton to get into a nucleus. लेकिन न्यूट्रॉन it's of the same size approximately and it's neutral. It's easier for a neutron to get into a nucleus. Repulsion वगैरह नहीं मिलेगी ना, तो it's energetically more feasible to use a neutron. दूसरी बात इलेक्ट्रॉन्स का इशू ये, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दे डोंट एक्चुअली हैव दैट मच ऑफ अ मास कि वो न्यूक्लियस को इतना अनस्टेबल कर सके। एंड बिसाइड्स इलेक्ट्रॉन्स पे वो वाली फोर्स भी नहीं लगती जो न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स डोंट एक्सपीरियंस दैट ना, मैंने बीटा पार्टिकल्स में पढ़ाया था एंड आई टोल्ड यू कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द प्रोटॉन, न्यूक्लियस ने प्रोटॉन को तो होल्ड कर लिया अंदर, इलेक्ट्रॉन नहीं होल्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया एज अ बीटा पार्टिकल। तो न्यूक्लियस को होल्ड करने वाली फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे एक्सपीरियंस ही नहीं होती। आप तो पार्टिकल इसलिए इंसर्ट कर रहे थे अंदर ताकि उस फोर्स के लिए थोड़ा सा मामला और खराब हो, कि वो वैसे ही जो पार्टिकल्स तो उसको होल्डिंग कर पा रही थी, आपने एक और पार्टिकल अंदर भेज देना है, इसलिए आप न्यूट्रॉन, आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन को भेजना प्रेफर नहीं करते। हालांकि जहन में आता है कि सर वो तो नेगेटिवली चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा, but you don't do that. हाँ, there is a chain reaction that you need to know about. The chain reaction is basically कि भाई how a fission reaction works. Fission reaction को आपको इनिशिएट करने के बाद ना थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, अदरवाइज ये अनकंट्रोलेबल रेट पे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन से मतलब ये है कि इस रिएक्शन के एंड में जो प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, वो प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन को कह लो कि एक तरह से प्रमोट करते हैं। मेरी बात का मतलब ये है कि यूरेनियम में न्यूट्रॉन इंसर्ट किया गया था उसे ब्रेक करने के लिए, और लेट से वो ब्रेक होके, मैं ऐसी मिसाल ले लेता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ भाई बैरियम और क्रिप्टॉन के, वो कन्वर्ट हुआ भाई बैरियम एंड क्रिप्टॉन के अंदर, या कोई भी एलिमेंट एक्स वाई में बोल देता हूँ, कोई भी एलिमेंट एक्स में कन्वर्ट हुआ और एलिमेंट वाई में कन्वर्ट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एट द मोमेंट। लेकिन उसके साथ वो कुछ न्यूट्रॉन्स और भी बनाता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स बना के दिए। इस प्रोडक्ट के एंड पे वो पार्टिकल्स भी क्रिएट हो जाते हैं जो इस रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए यूज होते हैं। अब एक लंप ऑफ यूरेनियम में एक एटम तो होना नहीं है यूरेनियम का, there are going to be like trillions and trillions of atoms of uranium. So you initiate a reaction in one and the reaction propagates on its own. एक यूरेनियम के टूटने से जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, these neutrons will actually cause the other uranium atoms to break as well. ये दूसरे यूरेनियम एटम्स में इंसर्ट हो जाएंगे और वो यूरेनियम एटम्स जब ब्रेक होंगे तो वो भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। These neutrons will actually trigger reactions even further and it's like a chain reaction, ये चलता रहेगा और ये अनकंट्रोलेबल रेट पे इंक्रीज होना शुरू हो जाए। तो हमारे पावर प्लांट्स के अंदर जिसमें हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन पावर प्लांट्स में हमें इस रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं वो भी हम बाद में बात करेंगे आगे, लेकिन वी हैव टू कंट्रोल।
ऑन द कॉन्ट्ररी, हाँ मैं बोल नहीं रहा था बेटा, कुछ खामोश था। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर। जब आप फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हो तो फ्यूजन रिएक्शन में द रिवर्स हैपेंस। You don't break a nucleus into smaller fragments. You join smaller atoms and make it into a larger one. छोटे छोटे न्यूक्लियाई को ज्वाइन करवा के एक बड़ा एटम बनाया जाता है, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्यूजन, derived from the word fuse, join। सही, ये फ्यूजन का जो वर्ड है ये फ्यूज से निकला है, और फ्यूज का मतलब होता है ज्वाइन होना। तो इट्स अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन which two small nuclei combine to form a larger, more stable nucleus. लेकिन इस डेफिनेशन को लिखते हुए एग्जामिनर wants one thing to be clear. He wants you to use the word releasing large amount of energy. It generally happens with two small nuclei, not with more than two. Releasing a large amount of energy. Emphasis इस word पे इसलिए है क्योंकि ये word कंपैरिजन में बताता है कि इस रिएक्शन की एनर्जी फिजन से ज्यादा है। This reaction produces more energy than a fission reaction does. And it occurs actually on the stars. क्योंकि इस रिएक्शन को करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आप अर्थ पे एज सच क्रिएट नहीं कर सकते। दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन करवाना, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सही, उन दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन करवा के एक बड़ा न्यूक्लियस बना देना, सही, इट्स नॉट एनर्जेटिकली पॉसिबल। इसको कंडक्ट करने के लिए जो हाई टेम्परेचर्स आपको चाहिए होते हैं वो अमूमन स्टार्स पे ही फॉर्म हो रहे होते हैं। इसीलिए इवन आवर सन हैज अ न्यूक्लियर रिएक्शन गोइंग ऑन इन इट। उसमें भी हाइड्रोजन्स कंबाइन होकर हीलियम बन रहे होते हैं, और वो हाइड्रोजन्स कौन से होते हैं? दे आर बेसिकली ड्यूटेरियम्स एंड ट्रिटियम्स। हाइड्रोजन के ये दो आइसोटोप्स होते हैं जो ज्वाइन होते हैं, क्योंकि ड्यूटेरियम इज 1 2 and tritium is 1 3. They join and form a helium atom, a helium nucleus 2 4, और एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है। But this reaction is not a chain reaction, beta. This reaction is not a chain reaction. You're not breaking atoms or you're not breaking nuclei. So you're joining them. तो इस न्यूट्रॉन का अगले रिएक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फिजन में था कि जो प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन बनता था वो अगले रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो जाता था। यस मेरे बच्चे, एनर्जी इज रिलीज इन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस, लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट पर अगर बात करें तो फ्यूजन रिक्वायर्स मोर एनर्जी, इसलिए फ्यूजन रिलीज इज मोर एनर्जी, लेकिन इट्स वे 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 मोर देन यू एक्चुअली नीड इट। नहीं बेटा, इसमें प्रोटॉन की जरूरत नहीं होती, ये तो फ्यूजन है ना, इसमें तो ज्वाइन होना है उन्होंने, तो वो खुद ही ड्यूटेरियम और ट्रिटियम्स मिलके जो है आपस में हाई टेम्परेचर्स पे हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। Now we got a fusion reactor with us. It's been a while since examiner has actually asked about a fusion reactor, whether fusion reactors, how fusion reactors work or not. Let me check if it's still in the syllabus or not. क्योंकि if it's not, then फिर वो फायदा नहीं होगा ना उसको पढ़ाने का। But if it's there तो हम उसको पढ़ लेंगे।
फ्यूजन रिएक्टर्स आर स्टिल देयर, अभी भी हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब how does a fusion reactor works? I want you guys to give it a read first, ताकि when I'm explaining, you guys can process what's going on over there. Now let me explain you. देखो होता ये है, a nuclear reactor is basically comprising of uranium rods, जो कि एज अ फ्यूल रॉड के तौर पे आपके पास इस्तेमाल होती है, जिस पे न्यूट्रॉन्स आके बम्बार्ड करते हैं और फिजन रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। ये फिजन रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। इस हीट एनर्जी को हमें यूज करना है पानी को बॉयल करने के लिए, बट हम पानी को उठा के इस कंटेनर में नहीं डाल देते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर वाटर को हमने इस कंटेनर में डाला, वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा। तो इस हीट को किस तरीके से वाटर तक पहुंचाएं, उसके लिए हम अपने रिएक्टर को फिल करते हैं एक मोल्टन सॉल्ट से। मोल्टन सॉल्ट असल में अच्छे कंडक्टर्स भी हैं और इनके अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी होती है। तो मोल्टन सॉल्ट्स को हम हीट अप करके पाइप्स के थ्रू और पंप्स के थ्रू उस कंटेनर में भेजते हैं जिसमें पानी मौजूद होता है, लेकिन उस पानी के अंदर मिक्स नहीं कर देते, हम एक पाइप गुजार देते हैं पानी के अंदर से जो इस मोल्टन सॉल्ट को लेके जा रहा होता है। अब क्योंकि इस पाइप के अंदर मोल्टन सॉल्ट था जो अच्छी खासी हाई टेम्परेचर पर मौजूद था, तो उससे निकलती हुई हीट पानी को कन्वर्ट करती है स्टीम में, और ये मोल्टन सॉल्ट वापस आपके रिएक्टर कोर के अंदर आ जाता है, जहां से दोबारा निकलने वाला यूरेनियम का हीट उसको दोबारा हीट अप करता है, और ये साइकिल चलता रहता है। इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो उनकी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखने के लिए हम बोरॉन का एक कंट्रोल रॉड्स इस्तेमाल करते हैं। बोरॉन की बनी हुई ये कंट्रोल रॉड्स असल में न्यूट्रॉन्स को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर। उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो न्यूट्रॉन्स को ट्रैप करने का काम करती है, जिससे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, वरना तो ये अनकंट्रोलेबल रेट पर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते ही चले जाएंगे और ये रिएक्शन बियॉन्ड कंट्रोल स्पीड अप हो जाएगा, इतना कि आपका रिएक्टर जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है। ये वाटर जो भी स्टीम बनाता है, ये स्टीम जाती है टर्बाइंस में, जिस पे जाके ये हिट करती है स्टीम, और टर्बाइन करती है रोटेट। ये रोटेटिंग टर्बाइन चलाती है आपके जनरेटर्स को, जैसे आपने एसी जनरेटर में पढ़ा था, जहां से आपको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये स्टीम वापस आ जाती है कंडेंसर की तरफ। असल में हमें स्टीम की जरूरत इसलिए थी, हमें टर्बाइन चलाना था। जैसे विंड घुमाती है ना टर्बाइन को, और ऊपर से गिरता हुआ पानी घुमाता है, इसी तरह से हम स्टीम के थ्रू टर्बाइन घुमाना चाह रहे हैं। तो स्टीम की मदद से हमने जब टर्बाइन ब्लेड्स को हिट किया तो रोटेशन पैदा हुई, उस रोटेशन ने हमारे कॉइल को रोटेट किया, जिससे हमें करंट मिली।
और स्टीम वाई वापस कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर एज द नेम सजेस्ट कंडेंस कर रहा है आपके स्टीम को वापस वेपर्स की फॉर्म में। इसको इसके लिए आप एक ठंडा पानी, अमूमन ये समंदर से लिया जाता है, फ्रॉम द सी, इसीलिए आप ये वाले पावर प्लांट्स नियर द सी अटैच करने का काम करते हो। तो आप यूजली फ्रॉम द सी कूल वाटर जो है वो अपने कंडेंसर में इन करते हो, स्टीम इसके ऊपर कंडेंस होकर लिक्विड बनती है, और ये कूल वाटर थोड़ा सा वार्म होकर बाहर निकल जाता है, वापस समंदर में डिस्पोज कर दिया जाता है। और ये स्टीम जो भी लिक्विड बनी थी, ये लिक्विड वापस आपके इस कंटेनर में पंप कर दिया जाता है, ताकि ये जो साइकिल था ये चलता रहे। यही बात हमने यहाँ पे वर्डिंग्स में इसमें लिखवाई भी है कि किस तरीके से आपके यूरेनियम रॉड जो होते हैं वो न्यूट्रॉन से स्ट्रक करके फिजन रिएक्शन को अकर करवाते हैं, उससे निकलने वाली हीट से आप पानी को स्टीम बनाते हो। स्टीम hits the turbine blades and it turns your generator to produce electrical energy. This steam is condensed back and sent to your container जहां से वो आई थी, ताकि आपका ये साइकिल दोबारा रिपीट किया जा सके। So we'll be keeping the lesson till here. Inshallah, अपनी कल की क्लास में we'll be completing reactivity.